नमस्कार, सत श्री अकाल, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आपका स्वागत है हमारे इस नए चैनल एडू कैंपस में। हमारे जो भी भाई बंधु अभी तक हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर गेटिंग द क्लास नोटिफिकेशन। आज मैं आपके लिए स्टैटिक जीके का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन नंबर क एवोगाद्रो, ऑप्शन नंबर ख डाल्टन, ऑप्शन नंबर ग न्यूटन, ऑप्शन नंबर घ पास्कल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ख डाल्टन। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? जॉन डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। और जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, कौन से दो आधारभूत बल दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षक बल उपलब्ध करा सकती है? ऑप्शन नंबर क गुरुत्वीय और स्थिर वैद्युत बल, ऑप्शन नंबर ख कुछ अन्य बल, ऑप्शन नंबर ग गुरुत्वीय और नाभिकीय बल, ऑप्शन नंबर ख घ स्थिर। दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षक बल कौन उपलब्ध करा सकती है? जो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है और जो इसका न्यूक्लियस फोर्स होता है वही उपलब्ध करा सकता है दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ग गुरुत्वीय और नाभिकीय बल। अगला प्रश्न है, कैथोड किरण होती है? ऑप्शन नंबर क अल्फा कणों की स्ट्रीम, ऑप्शन नंबर ख इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम, ऑप्शन नंबर ग विद्युत चुंबकीय तरंग, ऑप्शन नंबर ग विकिरण। तो इसका सही जवाब होगा इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम। कैथोड किरण किसकी स्ट्रीम होती है? इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम होती है और इस पर ऋण आयन होता है। और सवाल रहता है एनोड किरण, तो एनोड किरण पर धन आयन होता है, वो प्रोटॉन की स्ट्रीम होती है। ठीक है, अब अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? ऑप्शन नंबर क फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर ख सोडियम, ऑप्शन नंबर ग क्लोरीन, ऑप्शन नंबर घ ऑक्सीजन। तो निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक होती है, जबकि सर्वाधिक विद्युत धनात्मक कौन सी होती है? वो तत्व है फ्रांसियम, जो सर्वाधिक विद्युत धनात्मक होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न, अवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? ऑप्शन नंबर क 6.023 इंटू 10⁻22, ऑप्शन नंबर ख 6.023 इंटू 10⁻23, ऑप्शन नंबर ग 6.023 इंटू 10⁻24, ऑप्शन नंबर घ 6.023 इंटू 10⁻25। तो इसका सही जवाब क्या होगा? अवोगाद्रो संख्या का मान होता है 6.023 इंटू। किसी भी पदार्थ के 1 ग्राम मोल में परमाणुओं की संख्या जो उपस्थित होती है उसे ही अवोगाद्रो संख्या कहते हैं। और अवोगाद्रो संख्या को n से सूचित किया जाता है और 1n या 1 एवोगाद्रो संख्या का जो मान होता है 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, परमाणु न्यूक्लियस बने होते हैं। प्रश्न संख्या 6, परमाणु न्यूक्लियस बने होते हैं, यानी कि परमाणु का नाभिक किससे बना होता है? ऑप्शन नंबर क प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों से, ऑप्शन नंबर ख प्रोटॉनों और आइसोट्रॉनों से, ऑप्शन नंबर ग इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों से, ऑप्शन नंबर घ प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों से। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों से। ठीक है, परमाणु का न्यूक्लियस का मतलब जैसे कि ये परमाणु है और परमाणु का न्यूक्लियस यानी कि इसके नाभिक में क्या क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, और इसके चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है? इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। ठीक है, तो अब से याद रखिएगा परमाणु के नाभिक में क्या क्या होती है उपस्थित? परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होती है, जबकि चारों तरफ इसका इलेक्ट्रॉन जो है चारों तरफ इस चक्कर लगाते रहता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है? ऑप्शन नंबर क ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर ख नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर ग आयरन, ऑप्शन नंबर घ क्लोरीन। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी होती है? दोस्तों, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु ब्रोमीन होती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा। ब्रोमीन अधातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है। अगर सवाल रहता है कि कौन सी ऐसी धातु है जो तरल पाई जाती है और ये क्या है? धातु है। तो धातु में पूछा जाएगा तो पारा तरल अवस्था में पाई जाती है, और अधातु में पूछा जाएगा तो तरल अवस्था में कौन पाई जाती है? ब्रोमीन। ठीक है, इसका अगला प्रश्न आगे है, निम्नलिखित किस कारण से लोहे में जंग लग जाता है? 1 नंबर दिया गया है ऑक्सीकरण के कारण, 2 नंबर दिया गया अपचयन के कारण, 3 नंबर दिया गया ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया के कारण, 4 नंबर में दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रासायनिक अभिक्रिया के कारण।
तो इसका कौन कौन इन चारों में से कौन कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर क में दिया गया 1 और 2 यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन के कारण होता है, या ऑप्शन नंबर ख 2 और 3 जो दिया गया है ये सही है, या ऑप्शन नंबर ग 3 और 4 सही है, या ऑप्शन नंबर ख 1 और 3 सही है। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर घ 1 और 3। दोस्तों लोहे में जो जंग लगता है वो कैसे लगता है? लोहे में जंग लगने का क्या क्या रीज़न होता है? पानी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण की अभिक्रिया के फलस्वरूप लोहे की वस्तुओं की ऊपरी सतह पर एक लाल भूरे रंग की परत जम जाती है, और यही परत क्या कहलाती है? जंग कहलाती है। और ये जो लाल भूरे रंग की परत होती है वो कौन सी रसायन होती है? फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, जो फेरिक ऑक्साइड है Fe2O3 यह जंग लगने के बाद बन जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? जो सबसे कम गलनांक है वो कौन सी धातु होती है? ऑप्शन नंबर क स्वर्ण, ऑप्शन नंबर ख चांदी, ऑप्शन नंबर ग पारद और घ तांबा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ग पारद। पारद यानी कि पारा। मरकरी की सबसे गलनांक कम होती है, इसका जो गलनांक होती है -38.83 डिग्री सेल्सियस होती है। ठीक है, अब आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अमलगम मिश्र धातु जिसमें आधार धातु होती है, मतलब कि जो अमलगम बनता है उसमें बेस जो मेटल होता है वो कौन सी होती है, जो एकदम नेसेसरी है अमलगम बनाने के लिए? अमलगम बनाने के लिए जो नेसेसरी जो मेटल है वो क्या है? पारा। पारा के बिना अमलगम नहीं बन सकता है। तो याद रखेंगे दोस्तों कि पारद अन्य धातुओं के साथ क्रिया करके धातु अमलगम बनाती है, जैसे कि डेंटल अमलगम। डेंटल अमलगम में क्या क्या होती है? सिल्वर और मरकरी का अमलगम होता है। इसी तरह से पोटेशियम अमलगम, इसी तरह से सोडियम अमलगम। तो आप याद रखेंगे ये सब अमलगम बनाने में कौन काम आता है? पारा। पारा का काम किस में होता है? अमलगम बनाने में। ठीक है, अमलगम बनाने में होता है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लोहे में जंग लगना क्या है? भौतिक परिवर्तन, विद्युत रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर ग वैद्युत परिवर्तन, या ऑप्शन नंबर घ उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो लोहे में जंग लगना किस प्रकार की परिवर्तन है? लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन ये क्या होती है? वे परिवर्तन होती है जिनमें परिवर्तन के पश्चात एक नया पदार्थ बन जाता है तथा जिसके गुण धर्म मूल पदार्थ से बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, ये क्या कहलाती है? रासायनिक परिवर्तन। और लोहे में जंग लगना भी क्या कौन सी परिवर्तन कहलाती है? रासायनिक परिवर्तन कहलाती है। इसलिए इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, सॉरी, इसमें से घ इसका सही हो जाएगा। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन इसमें दिया गया है लेकिन विद्युत लगा हुआ है, तो विद्युत रासायनिक परिवर्तन नहीं होती, ओनली रासायनिक परिवर्तन होती है। इसलिए इसमें से कोई भी सही नहीं है। लोहे में जंग लगना किस प्रकार के परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन होती है। रासायनिक परिवर्तन में जैसे कि दूध से दही जमना, लोहे में जंग लगना, ये सब रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला नोट में बताया गया, रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन है जिनमें परिवर्तन के पश्चात एक नया पदार्थ बनता है और जिसका गुण धर्म जो है मूलधर्म से क्या होती है? बिल्कुल अलग होती है। आयरन को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी होती नहीं है? ठीक है, आयरन को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी अभिक्रिया लाभकारी नहीं है? ऑप्शन नंबर क अनिलन, ऑप्शन नंबर ख ग्रीज लगाना, ऑप्शन नंबर ग जस्ता चढ़ाना, ऑप्शन नंबर घ पेंट कराना। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क अनिलन। ठीक है, अनिलन होती है, यानी कि आयरन को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया है जो लाभकारी नहीं है? अनिलन लाभकारी नहीं है। दोस्तों आयरन को जंग लगने से बचाने के लिए हम ग्रीज भी लगाते हैं, पेंट भी करते हैं, जस्ता भी चढ़ाते हैं, जिसको गैल्वेनाइजेशन भी कहा जाता है, लेकिन अनिलन नहीं करते हैं। ठीक है, अनिलन किस में होता है? आयरन को जंग लगने से रोकने के लिए पेंट करना, ग्रीज लगाना एवं जस्ता चढ़ाना लाभकारी तो है, जबकि अनिलन की जो प्रक्रिया है कांच में की जाती है। कांच को पिघलाकर सांचे में डालकर धीरे धीरे शीतलन करने की प्रक्रिया अनिलीकरण कहलाती है। ठीक है, तो अनिलीकरण की जो प्रक्रिया है वह किस में होती है? कांच में होती है। ठीक है, तो यह आयरन को जंग लगने से रोकने के लिए लाभकारी नहीं है। अगला प्रश्न है, स्वर्ण की शुद्धता कैरेट में व्यक्त की जाती है, स्वर्ण का शुद्धतम रूप होता है 24 कैरेट, ऑप्शन नंबर ख 99.6 कैरेट, ऑप्शन नंबर ग 91.6 कैरेट, या ऑप्शन नंबर घ 22 कैरेट। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 24 कैरेट। ठीक है, स्वर्ण शुद्धता कैरेट में व्यक्त किया जाती है और इसका जो शुद्ध रूप होता है 24।
शुद्ध रूप में होता है 24 कैरेट का, वो बहुत ही नरम होता है और इसे गहने अच्छे ढंग से बना नहीं सकते क्योंकि वो टूट जाएगी। इसलिए इसको गहने बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें स्वर्ण के साथ कुछ अन्य पदार्थ को मिला देते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है, किसका? जर्मन सिल्वर किस धातु का मिश्र धातु है? ऑप्शन नंबर का कॉपर सिल्वर निकेल का, ऑप्शन नंबर ख कॉपर जिंक निकेल का, ऑप्शन नंबर ग कॉपर जिंक एल्युमिनियम का, ऑप्शन नंबर घ कॉपर निकेल एल्युमिनियम का। तो इसका सही जवाब होगा कॉपर जिंक निकेल। जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु होती है? कॉपर जिंक निकेल का। जी हाँ दोस्तों, कॉपर जो है जर्मन सिल्वर में 50% होती है और जिंक होती है 35% और निकेल होती है 15%। ठीक है, और जर्मन सिल्वर में याद रखिएगा कि कॉपर जिंक और निकेल का मिश्र धातु होता है जर्मन सिल्वर, जो बर्तन बनाने में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, कांच होता है, कांच अति तप्त ठोस होता है, अति शीतित द्रव होता है, ग अति शीतित गैस होता है, या ऑप्शन नंबर घ अति तप्त द्रव होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? कांच क्या होता है? कांच जो है अति शीतित द्रव होता है, आप इसे याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब होगा, अति शीतित द्रव होता है कांच। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में सूचना का अधिकार कब अधिनियमित किया गया? ऑप्शन नंबर ग 15 अगस्त 2005 को, ऑप्शन नंबर ख 15 मार्च 2005 को, या ऑप्शन नंबर ग 15 जून 2005 को, या ऑप्शन नंबर घ 15 जुलाई 2005। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15 मार्च 2005 में। भारत में सूचना का अधिकार कब अधिनियमित किया गया? 15 मार्च 2005 में। अगला प्रश्न है, रूसी क्रांति का प्रारंभ किस शहर से हुआ? ऑप्शन नंबर क सेंट पीटर्सबर्ग, ख मॉस्को, ग कजान और घ ओडेसा। तो इसका सही जवाब होगा सेंट पीटर्सबर्ग। रूसी क्रांति का प्रारंभ किस शहर से हुआ? सेंट पीटर्सबर्ग से हुआ था। अगला प्रश्न है, सहमति से? ऑप्शन नंबर ख अपने विवेकानुसार, ऑप्शन नंबर ग हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की सहमति से, ऑप्शन नंबर घ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यूएसए का जो राष्ट्रपति है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार करता है? सीनेट की सहमति से करता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष अपनाई गई थी? ऑप्शन नंबर क 1991 में, ख 1995 में और ग 2001 में, ऑप्शन नंबर घ 2005 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग 2001 में। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष अपनाई गई थी? 2001 में अपनाई गई थी। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग को रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है? ऑप्शन नंबर क राष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर ख संसद को, ऑप्शन नंबर ग लोकसभा को और घ राज्यसभा को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग को रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है? राष्ट्रपति को, और फिर राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद में रखवाती है। ठीक है, तो संघ लोक सेवा राष्ट्रपति को अपना रिपोर्ट देती है और राष्ट्रपति संसद में अब इस रिपोर्ट को रखवाता है। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि कोई भी राजनीतिक धर्म से रहित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर क दिया गया है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर ख गांधी जी, ग विनोबा भावे और घ जयप्रकाश नारायण। किसने कहा था कि कोई भी राजनीतिक धर्म से रहित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गांधी जी। ठीक है, कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गांधी जी। गांधी जी ने कहा था कि कोई भी राजनीतिक धर्म से रहित नहीं है। इन्होंने एक और नारा दिया था, करो या मरो का। ठीक है, तो आप इसे भी याद रखेंगे, करो या मरो का नारा किसने दिया? गांधी जी ने। अब दोस्तों, प्रश्न का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है, तो आप हमारे वीडियो को लगातार देखते रहें और अपने के लिए है, आप इस सवाल का जवाब जानते हैं तो आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका जवाब देंगे। दोस्तों, ये प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित पुस्तक है। कार्ल मार्क्स ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? क एशियन ड्रामा, ख एम्मा, ग दास कैपिटल, ग गुड अर्थ। तो आप यदि इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर लिखें।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी इस वीडियो को देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।